हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले आप 9 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आज का सेट नंबर हमारा 10। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे गद्यांश या पद्यांश दिए हुए हैं और इन गद्यांशों या पद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को हमें चुनना है। तो आइए हम पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश नंबर 1। सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई या पड़ी। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य व मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा लगा दिया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ये था हमारा गद्यांश। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और ये जो हमारे विकल्प दिए हुए हैं तो इन विकल्पों से ही हमें उत्तर चुनना है। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है। बच्चों की कमीज हिलाना व्यक्त करता है कि बच्चे, वो जो बच्चा था अपनी कमीज को हिला रहा था, तो वो क्यों हिला रहा था, वो क्या चाहता था, उसका उद्देश्य क्या था। आइए देखते हैं। सूझबूझ को या शरारत को या बेवकूफी को या असावधानी को। तो बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है कि बच्चा कमीज हिलाकर ये बताना चाहता था कि रेलगाड़ी रुक जाए। क्या रुक जाए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बच्चा कमीज हिलाकर अपनी सूझ, वो जो बताना चाहता था कि कमीज हिलाने से हमें पता है कि रेलगाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? कि गाड़ी लेट हो रही थी? नहीं। बच्चे की जिंदगी का सवाल था? हो सकता है। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी? नहीं। ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी? नहीं। क्या था? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? रेल ड्राइवर को क्रोध इसलिए आया क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल इसलिए था, गाड़ी जा करके बच्चे के ठीक सामने रुकी थी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें। टूटी हुई पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। टूटी हुई पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा? क्रोध। क्या वो गुस्सा हो जाएगा? नहीं। शाबाशी देने का भाव हो सकता है। दुख का भाव बिल्कुल नहीं। निंदा का भाव बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया? उस बच्चे ने लाखों करोड़ों
जितने भी लोग यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, उनकी जान बचाने का प्रयास किया। वहां पे बच्चे के मन में ना तो कोई स्वार्थ था और ना कोई लालच। तो जब पूरी सही बात ड्राइवर को पता चली, तो ड्राइवर ने क्या किया, बच्चे को शाबाशी देने का भाव उसके मन में जागृत हुआ। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? किस गुण को प्रकट करता है? आइए देखते हैं। त्याग को, उत्साह को, धैर्य को या परहित को। इससे पहले अभी हमने आपको समझाया कि बच्चे ने देखा था, क्या वो स्कूल जा रहा था, आपने पढ़ा गद्यांश को कि बच्चा स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि रेल की पटरियां, जब वो पार कर रहा था उसने देखा रेल की पटरियां टूटी हुई थी। तब तक रेल की सीटी की आवाज उसे सुनाई दी और बच्चे ने सोचा कि अगर रेलगाड़ी इस पटरी से होकर गुजर जाती है, टूटी हुई पटरियों पर से गुजर जाती है, तो रेलगाड़ी में बैठे हुए सभी यात्रियों का कुछ ना कुछ अहित हो सकता है, यहाँ तक प्राण भी जा सकते हैं। वहां पे बच्चे का कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था, और क्या था उसके मन में, परहित, उसने परोपकार किया, सबकी जान बचाई। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें, ये क्वेश्चन जो आप पढ़ चुके हैं वही रिपीट हो गया है, तो इसमें परहित ही हो जाएगा। आगे देखें, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? अब बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। बच्चे ने, ये देखिए, बालक ने घड़ी देखी और क्यों देखी? गाड़ी आने वाली ही थी। क्या आने वाली थी? गाड़ी। तो बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे पड़ी, उसे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे घड़ी हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे घड़ी हो जाएगा। उसे घड़ी अच्छी लगती थी? नहीं। रेल के आगे आने का समय हो रहा था, हो सकता है। घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था? नहीं। रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था? नहीं। क्या उसने घड़ी क्यों देखी? क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, आपका अगला गद्यांश है, आइए पहले इसको पढ़ते हैं। इस गद्यांश में है, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी, सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। क्या क्षेत्र है वो? खेलों का क्षेत्र है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रति भागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज तक खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी। क्या है? गुटबाजी। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये हो जाएगा सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है,
अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। अब देखें प्रश्न नंबर 1 क्या है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहां है, क्या है वहां, आपसी गुटबंदी, दोषपूर्ण नीतियां, खिलाड़ियों की उपेक्षा या खेलों को राष्ट्र सम्मान। क्यों निकल गए, तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहां क्या है, खेलों को राष्ट्र सम्मान, वहां खेलों को क्या मिला, राष्ट्र सम्मान मिला, इसलिए वे आगे निकल गए और ये सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे देखें, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक या राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, ये जो है इसका शीर्षक हो सकता है। आगे देखें, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, क्या नहीं है, दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबंदी, सुविधाओं का अभाव या खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो क्या नहीं है, ये देखो यहाँ पे है, खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कारण नहीं है, सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकार नीतियां, तो दूसरे और विभिन्न खेल संघों की गुटबंदी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव और कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर, तो यहाँ खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबंदी, सुविधाओं का अभाव, यहाँ पे है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये जो है इसका कारण नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है, खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से या खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो दोषपूर्ण जो प्रभाव है, खेल संघों की गुटबंदी जो है ये क्या है, यहाँ पे खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो नकारात्मक प्रभाव जो है आपका आपसी गुटबंदी से पड़ता है, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य या कृषि, तो ये आपका क्या नहीं है, वह क्षेत्र खेल का, तो यहाँ पे गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है, खेल, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, कृषि भी है, खेल जो है नहीं होगा, ये आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला गद्यांश देखिए, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है, उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है, उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। आपका प्रश्न क्या कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, आप यहाँ से उत्तर को चुने, कहाँ हुआ था, 7 मई 1861 को कलकत्ता में, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया। अगर आप ध्यान से गद्यांश या पद्यांश को पढ़ लेंगे तो इससे दिए हुए सभी प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान पूर्वक भाव को समझते हुए हम गद्यांश पद्यांश को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी साथ में समझेंगे। आगे देखें, उनके पिता कौन से सम्मान के नेता थे, तो उनके पिता, ये देखिए उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी, उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता थे। प्रश्न क्या पूछा गया कि उनके पिता
कौन से सम्मान के नेता थे? आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन या सत्यशोधक समाज। तो उनके पिता जो थे, ये देखिए यहाँ पे आपका उत्तर मिल रहा है, ब्रह्मा समाज के नेता थे। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न सभी को आता है, छोटे बच्चे को भी, बड़े को भी। और ये राष्ट्रगान जो है हम प्रतिदिन अपने विद्यार्थी जीवन में या कहीं भी हम इसका सम्मान करते हैं, गाते हैं, तो ये सभी को आता है। अधिक समय हमें इस पे अधिक समय इस पे हम ना खर्च करें। आप बताइए, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू या हरिवंश राय बच्चन या सरोजिनी नायडू? सभी को पता है कि जन गण मन राष्ट्रगान के जो रचनाकार हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें आते होते हैं, उस पे हम अपने समय को बचाएंगे। जो प्रश्न हमें सरलता से समझ में नहीं आता है, तो उस बचे हुए समय को हम उस प्रश्न पे लगाएंगे, ताकि कठिन जो है प्रश्न वो भी हमारा गलत ना होने पाए। आगे देखें, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? क्यों लौटाई? हम यहाँ से ढूंढेंगे। ये देखिए मिल गया, उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। किस लिए? इससे पहले की लाइन हम लेंगे, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये तो निधन। इससे आगे देखते हैं, उन्होंने क्यों लौटा दी थी? तो यहाँ से देखते हैं, उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि। कौन सी रचना? गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। क्या किया? भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यही आपको यहाँ चुनना है कि उन्हें वह उपाधि नहीं पसंद थी, नहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। यही तो आपको मिल गया है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वो रचना कौन सी है? गीतांजलि। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अन्य विकल्प गलत हैं। आगे देखें, हमारा गद्यांश कि मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है, वहीं दुखद भी। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं, तो भी मोबाइल फोन उसमें दखल डाल सकता है। कई बार तो आप यहाँ पे ये दखल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? दखल। बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है, अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है, वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाने हैं, तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में
कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। प्रश्न, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है, क्या है? कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकते हैं, खूब बातें कर सकना, या नेट का कुशल प्रयोग कर सकना, या पैसों का लेन देन कर सकना। तो अभी आपने पढ़ा कि मोबाइल कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता कहीं भी रहकर कार्य पूरा कर सकना। अगर मोबाइल फोन है तो ये ऐसा टेक्निकल ये चीज है, वस्तु है कि हम कहीं भी रह करके अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। मोबाइल फोन हमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आगे देखें, मोबाइल फोन जहां सुखद है वहां क्या है? जहां ये सुखद है, जहां सुखद है वहीं क्या है? दुखद भी है। मोबाइल फोन जहां सुखद है वहां दुखद भी है, क्योंकि मोबाइल फोन अच्छा है, लेकिन यदि हम किसी भी चीज की अति कर दें तो वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हम प्रयोग करें। आगे देखें, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो सकता है? लाभ हो सकता है, सहायता मिल जाता है, आराम मिल जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या व्यवधान जो है उत्पन्न हो जाता है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, क्या होगा? हमारा मोबाइल फोन की हानि, फोन के लाभ, या मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन की बात की गई है, इसलिए इसका शीर्षक मोबाइल फोन हो जाएगा। आगे देखें, मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगी, धन प्राप्ति होगी, या परेशानियां होंगी। तो क्या होगा? यहाँ पे हमें लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। विकल्प नंबर आपकी ए सही है और बाकी विकल्प गलत हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, और भी अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। निरंतर नए शीर्षक के साथ आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, विस्तृत क्लासेस मिलती रहेंगी। आज के हमारे प्रश्न यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।